बच्चों के अंदर आइस की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है और पेरेंट्स को लगता है मोबाइल देखने से है। अब इसमें कितना मोबाइल देखने का हिस्सा है कितना नहीं, इस बारे को जानने के लिए आज मेरे पास मेरठ की प्रसिद्ध बच्चों की आई स्पेशलिस्ट हैं, जो रेटिना स्पेशलिस्ट भी हैं, डॉक्टर कोपल मित्तल। मैं उनसे कुछ सवाल पूछूंगा जो आपको आइस प्रॉब्लम के बारे में अवेयर करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। वेलकम डॉक्टर कोपल। Thank you for having me here. पहले से बच्चों में आइस की प्रॉब्लम बढ़ गई हैं, आप क्या समझती हैं इस बारे में, मतलब क्या सोचती हैं इस बारे में? देखिए, नेचर परफेक्ट है, लेकिन हर बीमारी लाइफस्टाइल से या जीवन शैली की कमियों से आती है। तो लाइफस्टाइल तो बच्चों का भी बदल गया है हमारे साथ साथ। जहाँ पॉल्यूशन बढ़ गया, एलर्जीज और इन्फेक्शंस बढ़ गए। जहाँ पर खेत खलियाने बाहर नहीं जाते, बच्चे अपने फ्लैट में छोटे रूम में रहते हैं, वहाँ पर उनके चश्मे के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। उनका लाइफस्टाइल चेंज हो गया, वो दूर ना देखकर पास में अकोमोडेटिव ओवर एक्शन की वजह से हाई नंबर्स और मायोपिया में जाते जा रहे हैं। तो ये सब लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो बच्चों को भी इफेक्ट कर रहे हैं। तो आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि जो बच्चे बाहर खेलने नहीं जा रहे वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ना कि डायरेक्टली मोबाइल उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। जो बच्चे बाहर नहीं खेलने जा रहे, क्योंकि बाहर जाते ही प्यूपिल डायलेट हो जाता है, आप दूर तक का देखते हो, और अगर आप पास 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 आते जाते हो तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं पेरेंट्स, अगर जैसे आपने बच्चे के हाथ में ग्लास पकड़ा दिया और वो थोड़ी देर के लिए ग्लास तो पकड़ सकता है, बट ये 3 घंटे के लिए ग्लास नहीं पकड़ सकता, 2 घंटे के लिए नहीं पकड़ सकता, आपकी मसल टाइट हो जाएगी और दर्द हो जाएगा। तो ऐसी आंखों के अंदर क्या कहते हैं उसको, सिलियरी मसल्स होती हैं जो पास देखते देखते बहुत टाइट हो जाती हैं और वो आई के डेवलपमेंट पे प्रभाव डाल देती हैं। फोकस पे बच्चों का फोकस बहुत अच्छा होता है, बट एक ही चीज करते रहने से तो 3 चीजें डॉक्टर कोपल ने बताई जो बहुत इंपॉर्टेंट है: ड्यूरेशन, डिस्टेंस एंड डार्क लाइट। अगर ड्यूरेशन आपका बहुत ज़्यादा है, स्क्रीन का बाहर जाना नहीं है, तो भी आपकी आइज़ में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। आप दूर का नहीं देख रहे हैं, बस पास ही पास देखे जा रहे हैं, तो भी आइज़ की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। आइज़ का जो डेवलपमेंट है, जैसे हमारा शू साइज़ चेंज होता है, वैसी आई बॉल लंबी होती है। तो अगर उसको ठीक तरीके से प्रॉपर लंबा होने का टाइम नहीं मिलेगा, तो भी हमारी आइज़ कमज़ोर हो जाएंगी और हमें चश्मे का नंबर बढ़ता जाएगा। तारा किड्स के ऊपर हम ऑटो रिफ्रैक्टर हमारे पास है, जो डॉक्टर कोपल की टीम ही वहाँ पे बच्चों की आइस चेक करती हैं, और बहुत सरप्राइजिंग डेटा निकल के आ रहा है। 4 5 6 बच्चे रोजाना बड़े हाई मायोपिक निकल रहे हैं, 4 -4 -5, ऐसा बड़ा आम तौर पे देखने को मिल रहा है। और ये सब किस लिए हो रहा है? इट इज नॉट डायरेक्टली मोबाइल, ये बच्चे बाहर खेलने ही नहीं जा रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि कौन सा सबसे अच्छा मोड है जो बच्चों की आइस को बेस्ट बना सकता है या आगे डिटोरिएट होने से बचा सकता है, तो वो है आउटडोर प्ले। और डार्कनेस, जब आप डार्कनेस में देखते हैं तो फिर आपका जो पेरिफेरल विजन है वो उतना डेवलप नहीं होता। तो जैसे आप अंधेरे में देख रहे हैं या आप बाहर ही नहीं निकल रहे, तो क्या फर्क पड़ेगा? जैसे कमरे में ही बैठे हुए हैं आजकल बच्चे, एक विशियस साइकिल बन जाती है। जी। जब जो बच्चा बाहर नहीं निकला, वो मोबाइल और कंप्यूटर्स में और बुक्स में एंग्रॉस हो जाता है, और फिर उसका ओवर अकोमोडेशन, जैसे आपने कहा कि भाई बहुत देर तक एक ही मसल्स पे ओवर एक्शन होने से फिर मायोपिया इंक्रीज होता है। इसे प्रोग्रेसिव मायोपिया भी कह सकते हैं, जो अपनी हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। नॉर्मल मायोपिया बहुत कॉमन है आज के दौर में, बट हाई मायोपियाज आपकी आंख को हर डायप्टर के साथ वीक करते जाएंगे, जिसमें यू आर इन्वाइटिंग मेनी डिजीजेस फॉर लाइफ। कभी वो रेटिना इतना पतला हो जाए कि रेटिनल डिटैचमेंट में एंड हो जाए, या आपका विजन लूज हो जाए, आपको एक मेजर सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाए ग्लासेस के अलावा। सो इट इज़ अनएक्सेप्टेबल कि आप बच्चे को कॉन्स्टेंटली अंदर ही रखें। कुछ स्टडीज़ भी हुई थी, कम से कम 40 मिनट्स ऑफ आउटडोर प्ले जहाँ पर बच्चा दूर देख रहा है, वो भी आपको एक प्रोग्रेसिव मायोपिया से बचा सकता है। नॉर्मल मायोपिया वो है कि बच्चे का कद बढ़ रहा है, हाफ डायप्टर 6 मंथ्स में बढ़ रहा है, तो फिर एक्सेप्टेबल है, बट बियॉन्ड दैट इट इज़ डेंजरस फॉर योर विजन फॉर लाइफ। अब बाहर जाते हैं बच्चे, ट्री देखते हैं, बिल्डिंग्स देखते हैं, चारों तरफ देखते हैं, तो उनकी आई को बहुत डिफरेंट, रेटिना को डोपामिन मिलता है। हम डोपामिन डोपामिन बहुत करते हैं, रेटिना का डोपामिन दूर देखना है। ट्रू। आई एम करेक्ट? यस सर।
और ये डार्कनेस का बिल्कुल जो पेरिफेरल विजन है वो डार्कनेस में रेस्ट्रिक्टेड रह जाता है, क्या होता है? जैसे घर में बैठे ही रहते हैं। तो अगर पेरिफेरल विजन नहीं हो रहा है, पेरिफेरल विजन फील्ड लॉस हो रहा है, सिर्फ सेंट्रल विजन नहीं यूज हो रहा है, तो उसकी वजह से एज आई सेड मायोपिया प्रोग्रेसिव नेचर ले लेता है, रैपिडली जंप करता है और नंबर्स इतने बढ़ जाते हैं कि आपका आई का स्ट्रक्चर वीक होने लगता है, जो आपको डिजीज इन्वाइट कर सकता है. एंड द अदर एस्पेक्ट ऑफ इट इज a child who has developed a number and it has been missed at multiple levels, at school level, at the pediatricians level and at the parents level, जहाँ ज़्यादातर बच्चे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हैं, अगर उनसे भी ये मिस हो जाता है तो बच्चा बाहर नहीं खेलेगा, उसे बाहर अपनी बॉल और अपना गेम्स वगैरह नहीं दिखेगा, चाइल्ड विल बिकम विड्रॉन एंड देन ऑफ कोर्स ऑल ही विल हैव टू डू इज रीड बुक्स एंड यूज हिज मोबाइल फोन. तो ऐसे बच्चे अवॉइड करने लगते हैं आउटडोर एक्टिविटी, इट बिकम्स अ विशियस साइकिल. It's just like you are driving a car with a foggy windscreen. Yes, उनके डेवलपमेंट पे भी इफेक्ट होता है, उनकी स्कूल लाइफ, उनकी पर्सनालिटी सब इफेक्ट होता है. वो शुरू के जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं 3 to 10 ईयर्स, जब आपका कोऑर्डिनेशन हो रहा है, आंख जो देख रही है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन डेवलप हो रहा है, ब्रेन देखना सीख रहा है, अगर उस समय आपके बच्चे ने साफ नहीं देखा तो उसको लेटर डेवलप करना पॉसिबल नहीं है. ही मे एंड अप विद अ लेजी आई. So it is very important that such signs like the child not being attentive, watching television or mobile screens from too close, or the child having squinting, ऐसे signs, या आँख मल के देख रहा है या ऐसे पिन होल बना के देख रहा है, ये बच्चे नेचुरल वेज निकाल देते हैं. अगर बच्चा ऐसे देख रहा है तो आप वो एक टेलटेल साइन है कि बच्चे को कुछ चश्मे का नंबर है और वो आँख स्क्वीज करके उस नंबर को फॉर्म करके दिख रहा है. तो ये टेलटेल साइंस अगर हमने जल्दी कैच कर लिए, पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने, जिनको ज़्यादा तजुर्बा होता है क्योंकि उन्होंने 1-2 पीढ़ी देखी होती हैं, या आपके पेडियाट्रिशियन ने या फिर आपके जनरल ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट ने, अगर ये साइंस जल्दी पिकअप कर लिए, इन फॉर्मेटिव ईयर्स में बच्चा साफ देखे तो उसका डेवलपमेंट और उसका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है. तो टीवी देखना से ज़्यादा नुकसान है या मोबाइल देखने से ज़्यादा? स्मॉल स्क्रीन्स एंड क्लोज बाय are more harmful than looking at a distant screen for some time. And of course, as we all know that at all ages, watching a mobile which has endless reels or social media or anything is more addictive. While a family time and watching quality time, जिसमें आप television पे कुछ watch कर रहे हैं, maybe some informative commercial or some movie, so that may be more forgiving. But एक एंटी सोशल एनवायरनमेंट डेवलप हो जाता है एट एनी एज अगर आप अपने मोबाइल पे एंडलेसली लॉन्ग आवर्स के लिए देख रहे हैं, विच इज डेफिनेटली नॉट गुड फॉर अ चाइल्ड. और मोबाइल पे आप स्क्रॉल करते रहते हैं, मोबाइल का जो एंगेजमेंट है वो बनाया इस तरह गया है कि आप पलक भी ना झपके. ट्रू. टीवी में ऐसा नहीं है. टीवी में तो फिर भी प्रोग्राम एक लिमिटेड आते हैं, ऐसे स्क्रीन भी चेंज नहीं होती, और यहाँ स्क्रॉल कर करके आप उसमें एंगेज ही रहते हैं. So, वहाँ पर सर एक और आई डिजीज की बात होती है. बड़े तो और एल्डरली को तो एक प्रॉब्लम होती थी, ड्राई आई. अब हम बहुत छोटे बच्चों को जो अभी स्कूल भी नहीं जा रहे हैं तो उनको हम डायग्नोज कर रहे हैं ड्राई आई, और उनको आर्टिफिशियल टीयर्स प्रिस्क्राइब करने पड़ रहे हैं. बढ़ गया. यस. सो ड्राई आई इज ऑल्सो वन कॉज. जहाँ हमारी ब्लिंक रेट नॉर्मली 13 पर मिनट होती है, जब हम मोबाइल स्क्रीन देखते हैं वो 3-4 भी नहीं रह जाती. टीयर फिल्म बन तो रही है बट वो स्प्रेड नहीं हो रही है आपकी कॉर्निया पे. आप जैसे इमेजिन करें आपकी गाड़ी की विंडस्क्रीन नहीं चल रही और ग्लास फॉगी हो गया है बारिश के टाइम में, इट्स जस्ट लाइक दैट. तो चिल्ड्रन आर नाउ बीइंग अफेक्टेड विद ड्राई आई डिजीज. तो ड्राई आई की क्या रिपरकशन है? पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा इसको ड्राई आई हो रही है? बच्चा पलक ज़्यादा झपकेगा, टायर्ड रहेगा, और लेकिन बच्चे को नहीं पता उसको कहाँ लिमिट करना है, उसको डिस्कम्फर्ट नहीं पता. तो द एल्डरली पर्सन में टेक अ नैप और गो टू अ डॉक्टर, बट द चाइल्ड कैन नॉट सीक अ डॉक्टर्स एडवाइस. So parents have to curtail screen time for children. It has to be limited. I would say under 3 years there should be no screen time at all. Wonderful. And beyond that, as per curriculum requirements, it should be limited to 20 minutes at a go. तो डॉक्टर गोपाल ने तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है. 3 साल से नीचे के बच्चे को बिल्कुल मोबाइल नहीं दिखाना है, और फर्स्ट गो के अंदर 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि 20 मिनट बढ़ते बढ़ते पता चला घंटों हो गए. और ये ऐसा हो रहा है. जब तक आपके बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता तो आपको महसूस नहीं होता कि ये सब हो रहा है. बट क्योंकि हम फील्ड में हैं और हमारे पास बच्चे आते हैं और ये मैं देख रहा हूँ, नर्सिंग होम में बच्चे लेटे रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, उनकी मदर को लगता है चुप हो गया, एंगेज हो गया, तो वो उससे उन्हें पता नहीं चलता कि अननोइंगली वो कितना हार्म कर रहे हैं बच्चे का. जैसे बच्चे की अगर नज़र कमज़ोर हो गई है, मतलब मायोपिया हो गया, उसे नियर साइटेडनेस हो गई, तो
क्या साइन होंगे जो पेरेंट्स को लगने लगे कि भाई अब हमें आई स्पेशलिस्ट पे जाना चाहिए? सर जैसे नज़र की बात और चश्मे की बात हो रही है, रिफ्रैक्टिव एरर मेनली 3 है। एक आपने कहा जो नियर साइटेडनेस मायोपिया, फिर एक फार साइटेडनेस है हाइपरमेट्रोपिया, और एक है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म मतलब सिलेंडर पे कोई नंबर। ये तीनों ही विजन को इफेक्ट करते हैं। मायोपिया बच्चे की सिर्फ दूर की दृष्टि कम करता है, तो उसको हो सकता है स्कूल बोर्ड लास्ट बेंच पे बैठ कर न दिखे, बाकी सब मुझको दिखता है। बहुत पेरेंट्स इसमें रह जाते हैं, ये तो देखिए छोटी सी चींटी भी होती है, उसे भी उठा लेता है, बट स्टिल मायोपिया स्कूल टाइम में जाके प्रॉब्लम्स करता है। और दूसरी भी रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं, जैसे बाय बर्थ एक बच्चे की आंख छोटी होती है तो उसको हाइपरमेट्रोपिया होता है, प्लस की पावर होती है। एज द चाइल्ड ग्रोज तो वो 3 साल से 10 साल तक वो 0 की तरफ घटती जाती है, फिर कभी कभी मायोपिया में जा सकती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव एरर हैं। अगर नंबर सामान्य नहीं हो पाया 3 साल की एज तक, प्लस से 0 पे नहीं आया, तो भी बच्चे को चश्मा देना पड़ेगा, वरना उसको आंखें अंदर को घूम जाना या स्क्विंट होने की टेंडेंसी हो जाएगी, या वो कम विजन एंजॉय करेगा सारे डिस्टेंसेस पे, दूर के लिए भी और नज़दीक के लिए ही। ऐसे ही जिस तीसरी रिफ्रैक्टिव एरर की बात करी मैंने, एस्टिग्मेटिज्म, वो बाय जेनेटिक भी हो सकता है। अगर आपके पेरेंट्स को एस्टिग्मेटिज्म है तो आपको एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है, या अगर आपका बच्चा बहुत आंख मलता है तो उससे कॉर्निया का शेप चेंज हो करके एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है, वो भी आपकी दूर की और नज़दीक की दोनों दृष्टि कम कर सकता है। तो तीनों तरह के रिफ्रैक्टिव एरर बहुत कॉमन है, और उसके कुछ टेल साइंस पेरेंट्स जल्दी पकड़ सकते हैं। मैं फिर भी एडवाइस करूँगी कि ये दौर वापस आना चाहिए। एक प्रिवेंटिव आई चेकअप, विजन स्क्रीनिंग या कॉम्प्रहेंसिव आई चेकअप हर बच्चा डिजर्व करता है 4 से 6 साल की उम्र में, और कोई लक्षण आते हैं तो उससे पहले भी। जनरली पेरेंट्स को लगता है जब से चश्मा पहनाना शुरू करा है इसका नंबर बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि अच्छा चश्मा पहनाया, इसका तो नंबर बढ़ता जा रहा है। आपको चश्मा पता चलेगा, आप रेगुलर चेकअप कराएंगे तो ही आपको पता लगेगा बढ़ रहा है, और अगर आपने चश्मा नहीं चेक कराया तब भी वो बढ़ना है, तो खैर एक सोचने की बात है। और बच्चे को करेक्ट ग्लासेस की ज़रूरत है ही। आप सोचिए कैसा जीवन लगेगा अगर आप धुंधला देख के जीवन बिताएं। बच्चा इसे कंप्लेन नहीं कर सकता, वो एक्सेप्ट कर लेता है कि दुनिया ऐसी ही दिखती है, बट एवरी चाइल्ड डिजर्व्स परफेक्ट विजन, बिकॉज वो ज़्यादातर 80% लर्निंग बच्चे की देखने से होती है। अगर बच्चा साफ नहीं देख रहा, बाहर भी जा रहा है या कहीं किसी से मिलने भी जा रहा है, कोई त्योहार है कुछ है, जब तक वो साफ नहीं देखेगा, स्कूल भी जा रहा है, तो वो सीखता नहीं है, एंड उसका पूरा फ्यूचर और उसका डेवलपमेंट इफेक्ट होता है। देखिए एक बहुत ही बढ़िया बात बताई डॉक्टर कोपल ने कि बच्चे अडॉप्ट होते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले तो पता ही नहीं था उन्हें कि ऐसा दिखता है। अब जैसे हमारी आंख कमजोर होगी तो हमें पता चल जाएगा कि हमें पहले सही दिखता था, अब नहीं दिखता, बट बच्चे को तो सही गलत पता ही नहीं है, वो तो उसी के साथ डेवलप हो रहा है। जैसे आप थक के बैठ जाते हैं, ऐसे ही बच्चे अडॉप्ट करते चले जाते हैं, और उनका जो लर्निंग है, जो वो उससे सीख रहे हैं, वो प्रॉपरली नहीं सीख रहे। वो देख के उन्हें सब कुछ ब्लर दिख रहा है, अब वो क्या करने लगते हैं, जब उन्हें ब्लर दिखता है, समझ नहीं आता, तो फिजिटिंग करने लगेंगे, इधर उधर भागने लगेंगे, एक्ट आउट करने लगेंगे, और आप समझ रहे हैं कि इसको तो हाइपर एक्टिविटी है और ये सुनता नहीं है, इससे डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है। बट अगर आपका बच्चे के बिहेवियर में कोई भी डिटोरिएशन आ रहा है, उसके आंख सबसे पहले टेस्ट होनी चाहिए, कान चेक होने चाहिए, उसकी नींद चेक होनी चाहिए कि नींद सही है नहीं है, क्योंकि बच्चों का कुछ भी जो सटल बीमारी है उनका जो प्रेजेंटेशन बिहेवियरल मैस्करेडिंग है, बिहेवियर से ही मिक्स हो जाता है, और आप उन बच्चों को गलत समझते हैं या गलत तरीके से ट्रीट करते हैं। डॉक्टर कोपल, ऐसे क्या साइन होने चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स हैं जब एकदम आपके पास आना चाहिए, हमें भी बाईपास करके सबसे पहले आपके पास आना चाहिए? आंखों में रेड फ्लैग साइन क्या होंगे बच्चे के? एक बहुत बड़ा साइन है बच्चे को महंगापन होना, आंखें अंदर को घूमना या बाहर को घूमना, दोनों आंखें साथ ना चलना। फिर जैसे कोई फोटोग्राफ खींची और आपने देखा बच्चे की आंख की जो चमक है दोनों आंखों की बराबर वो अलग है, एक आंख में रेड या वाइट ग्लो आना, जो इवन छोटी सी बीमारी थोड़े से चश्मे का नंबर का संकेत भी हो सकता है, और ऐसी बड़ी बीमारी जैसे आई के कैंसर का भी संकेत हो सकता है। तो रेड आई तो हमें अक्सर फोटो में दिख जाती है, अब आजकल तो वीडियो बहुत आते हैं तो उसमें अक्सर लोगों की रेड आई दिख रही होती है। हाँ, तो वो रेड दिखनी चाहिए सर। तो रेड दिखना अच्छा है, और अगर उसी में कोई एक आंख का आपका कलर डिफरेंट दिख रहा है, इसे ग्लो कहते हैं, तो वो रिफ्रैक्टिव एरर या स्क्विंट का साइन हो सकता है, या इवन जैसे मैंने कहा वो बड़ी बीमारी कैंसर का भी बच्चों में संकेत हो सकता है। फिर अगर बच्चा आपका बार बार आंख मलता है, या फिर आंख बच्चे की गुलाबी रहती है,
तो ये भी एक आगे जाके और प्रॉब्लम्स को लीड कर सकता है। सिंपल एलर्जी आपके बच्चों को केराटोकोनस जैसी बीमारी तक ले जा सकता है। तो ऐसे कुछ भी एबनॉर्मल साइंस दिखें तो पहले पीडियाट्रिशियन को, और अगर आपको संकेत बार बार दिख रहे हैं कि एक आंख लगातार घूमी हुई है, तो यू कैन गो टू योर ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट स्ट्रेट एंड यू मस्ट नॉट डिले इट। जैसे अगर हम अपनी आंखों में बहंगापन करेंगे तो हमें दो दो विजन दिखने लगेंगे, डबल दिखने लगेगा, मगर बच्चों को ऐसे डबल नहीं दिखता, उनकी आंख घूम जाए तो जो आंख घूम गई, जो जो सेंटर से चली गई, वो उस आंख से कम दिखना शुरू हो जाता है, उनका ब्रेन उसे परसीव ही नहीं करता। और बिल्कुल अगर आपने वो टाइम मिस कर दिया, आप पता चला देखते देखते बच्चा बड़ा हो गया, तो वो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे आपने सीमेंट के ऊपर लकीर खींच दी, उस आंख से दिखाई ही नहीं देने का। और ऐसा हम देखते हैं लोगों को, तो इसे एम्ब्लायोपिया कह देते हैं। और अगर 3 साल की उम्र पे से ही, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें जन्म पे तो दोनों आंखें सही तरह कॉन्जुगेट कर रही, मूवमेंट कर रही हैं, बट किसी बुखार में और या किसी बीमारी के अंदर उनकी एक आंख घूम जाती है, तो वो डिकम्पनसेट कर जाते हैं और पेरेंट्स को लगता है जैसे दवाई रिएक्शन कर गई, या और वो आंख वाले डॉक्टर पे तब भी नहीं जाते हैं। तो जैसे ही आपकी बच्चे की आंख का मूवमेंट, दोनों आंखों का मूवमेंट डिस्टर्ब हो गया, आप फौरन आंख वाले डॉक्टर को जरूर दिखाएं जहां भी आप रहते हैं। इसको लाइटली ना लें और इसको ऐसी टॉनिकों से सही करने की कोशिश ना करें। एक न्यूबॉर्न में आजकल बहुत एक आरओपी स्क्रीन होने लगा है, और जैसे प्रीमेच्योरिटी अब बढ़ती जा रही है और बच्चे अब इंटेंसिव केयर, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर भी बहुत अच्छी हो गई है पहले की अपेक्षा, तो बहुत बच्चे बच जाते हैं। तो क्या उनकी आईज में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है? जो समय से पहले पैदा हुआ है बच्चा, उसमें ये प्रॉब्लम इसलिए होती है, आरओपी नामक रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। जो अपरिपक्व बच्चा है उसका पर्दा भी पूरा नहीं बना होता है। नॉर्मली रेटिना का पूरा डेवलपमेंट 36 वीक्स पे होता है, प्रेगनेंसी के 36 वीक्स। तो अगर बच्चा 35 वीक्स से पहले पैदा हो गया है, या उसका वजन कम है 2 किलो या उससे भी कम है, बच्चे को नर्सरी में रखकर बचाया गया है, उसके लंग्स पूरे मैच्योर नहीं हुए थे, तो उसका एक मिल्यू चेंज हो जाता है। जो मदर्स वूम में था उसको एक रेगुलेटेड ऑक्सीजन मिल रही थी, वो एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। जहाँ पर अब हमारे शहर में और अच्छे शहर, बड़े शहरों में अच्छे ग्रेड की नर्सरीज़ हैं जहाँ पर मिक्सर्स और एक रेगुलेटेड ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम्स हैं, वहीं पर छोटी नर्सरीज़ भी अब आ गई। बच्चे बच तो रहे हैं, लेकिन एक अनरेगुलेटेड ऑक्सीजन सप्लाई से उनके ब्रेन पे तो असर पड़ता ही होगा, बट रेटिना का डेवलपमेंट मैंने अपनी आंखों से देखा है, डेफिनेटली डिस्टर्ब हो जाता है। जो वेसल्स कुदरती तौर पर 36 हफ्ते तक किनारी तक पहुंच जाती थीं और बच्चा एक नॉर्मल देख सकता था, वो रुक जाती हैं, खराब नाड़ियाँ बन जाती हैं और बच्चा ब्लाइंड हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं 30 दिन रोशनी के। ऐसे बच्चे जो 35 हफ्ते से कम, 2 किलो से कम या बहुत बीमार रहे हैं और नर्सरी में मुश्किल से बचाए गए हैं, ये ज़्यादातर एक पीडियाट्रिशियन की गट फीलिंग को हम फॉलो करते हैं ऐसे बच्चों में। तो उन बच्चों को अगर 30 दिन के अंदर, जन्म से 30 दिन के अंदर एक रेटिना स्पेशलिस्ट आँख चेक कर लें, तो 100% गारंटी से इस बीमारी से उसको बचाया जा सकता है। ऐसी बीमारी जो एक पूरा जीवन अंधत्व का ले जाता है, पूरा परिवार उसको जूझता है, सोसाइटी के लिए भी एक बर्डन होता है, तो उसको 100% बचाया जा सकता है। हर तरह के इलाज हैं, दवाइयाँ हैं, इंजेक्शंस हैं, लेज़र्स हैं, इवन सर्जरीज भी अब हमारे शहर में हो रही हैं। तो आरओपी जो 100% ट्रीटेबल है, उसको बिना ट्रीट करे या फिर पेरेंट्स का आगे ये कहना कि हमें पता ही नहीं चला, तो दैट इज़ प्रैक्टिकली unbelievable now. So ROP screening has to be done for all premature children who are born 35 weeks or below or who are weighing 2 kgs or less. तो मैम ने बताया कि 35 हफ्ते से बच्चा अगर आपका छोटा पैदा हुआ है, 2 किलो से वजन कम है, तो उसका पहले 30 दिन के अंदर आई चेकअप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बाहर से आईज देख के बिल्कुल नॉर्मल दिखती हैं। उनका रेटिना देखना होता है, रेटिना अगर उनका ठीक है या नहीं है तो उसके अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट डिज़ाइन होता है, और वो ट्रीटमेंट अब पॉसिबल है। अगर आपने ये विंडो मिस कर दी तो उसके बाद उसका विज़न बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर मैं अब आपसे एज वाइज पूछूं आई की केयर कैसे करनी है, तो न्यूबॉर्न से लेके स्कूल एज तक क्या पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए और कब कब उनका चेकअप कराना चाहिए, जो पेरेंट्स वेल बेबी चेकअप में बिलीव करते हैं?
सो प्रीमेच्योर बच्चों की तो बात हो ROP गई, हो गई। उसके लिए तो हमें 30 डेज के अंदर स्पेशलिटी चेकअप करना है. बट अ नॉर्मली बॉर्न न्यूबॉर्न बेबी विल ऑल्सो हैव टू बी ब्रीफली स्क्रीन्ड कि उसको कहीं ऐसा तो नहीं है नासूर की नली बंद है, कॉन्स्टेंटली वाटरिंग हो रही है, डिस्चार्ज हो रहा है. इसको बड़ी एक सिंपल मसाज से ठीक किया जा सकता है, ज़्यादा एंटीबायोटिक्स ओवर यूज़ की ज़रूरत नहीं होती है. देन आई की कोई मैलफॉर्मेशन तो नहीं है. एक और बहुत इंपॉर्टेंट, रेयर है बट एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपकी फैमिली में, कुटुंब में कोई आई की हिस्ट्री रही है, जैसे एक उदाहरण के तौर पे कहूँगी, एक बीमारी है FEVR, फेमिलियल एक्सुडेटिव विट्रोरेटिनोपैथी, जिसमें किसी एक पेरेंट ने अगर आँख का विजन लूज़ किया है या उसको उस बीमारी के बारे में पता है, वो बच्चे के पैदा होने से पहले ही रोशनी ख़त्म कर सकता है और इसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं. अरे वाह. सो फैमिली हिस्ट्री ऑफ आई डिजीजेस, कांस्टेंट वाटरिंग, आपको आए दोनों बराबर साइज़ की ना लगे, मैलफॉर्म्ड रहें, कुछ सफ़ेद या लाल नज़र आए, आँख पूरी खुल नहीं रही है. एक छोटा सा चेकअप के बारे में बताऊंगी. बच्चों की आईज़ बड़ी सेंसिटिव होती हैं, हालांकि उनकी पुतली बहुत छोटी होती है, बहुत मिनिमल लाइट अंदर जा रही होती है. बट एक डैजल रिफ्लेक्स के बारे में बताऊंगी. अगर आप जानना चाहते हैं आपका न्यूबॉर्न बेबी देख रहा है कि नहीं, एक बहुत सिंपल टेस्ट है. आप सुबह अगर खिड़की खोलेंगे, पर्दे हटाएंगे तो लाइट आएगी, तो बच्चा विंस करेगा. इसे ब्लिंक या डैजल रिफ्लेक्स कहते हैं और यही आपको बता सकता है कि आपका न्यूबॉर्न बेबी देख सकता है. फिर जैसे जैसे बेबीज़ ग्रो करते हैं, उनके कुछ विजुअल माइलस्टोन्स हैं, उनको आप नोट कर सकते हैं. जैसे 1 महीने का बच्चा कुछ सेकंड्स के लिए माँ या जाने पहचाने चेहरे पे नज़र टिकाता है. 2 महीने का बच्चा चेहरे इधर उधर फॉलो करने लगता है, ट्रैकिंग कहते हैं इसे, बेबी ट्रैक करता है. 3 महीने का बच्चा इतना अलर्ट हो जाता है कि वो कोई चलती हुई और इंटरेस्टिंग चीज़ अगर 3 फीट के अंदर आएगी तो उसके तरफ हाथ बढ़ाता है, और 5 महीने का बच्चा उसको ग्रैब कर लेता है. तो ये विजुअल माइलस्टोन्स हैं. इफ़ यू वॉच आउट फॉर देम, यू कैन पिक अप माइनर abnormalities in your child's vision and pay attention to that. बच्चों का, जैसे बच्चे जो बड़े हो गए हैं, उनका ईयरली आई चेकअप जरूरी है? It is definitely recommended. From birth, annual comprehensive eye checkup is advisable, and if anything abnormal comes up तो उसको special attention दिया ही जाएगा. क्योंकि जैसे कहा कि बच्चे का डेवलपमेंट देखने से होता है. अगर कोई भी बच्चा कम देखते हुए या उसकी एक आंख भी कम देख रही है, यू मे रिग्रेट इट लेटर. सो इट इज़ वर्थ टू हैव एन एनुअल कॉम्प्रिहेंसिव आई चेकअप. अच्छा, एक हम बचपन से सुनते आए हैं कि गाजर खाने से आंखों की रोशनी बढ़ जाती है. सो बहुत विटामिन ए तो इम्पेरेटिव है कि आपके रेटिना के जो रॉड्स, कोन्स हैं और जो सेंसिटिव फोटो सेंसिटिव लेयर है आई की, उसके डेवलपमेंट के लिए कॉन्स्टेंटली ये इस तरह के न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते रहना. नॉट सिर्फ रेटिना, विटामिन ए, जैसे सर ने कहा कि गाजर जैसी चीज़ें या पीले फल आपके जो होते हैं, उसमें कैरोटीन होता है, विटामिन ए होता है. इसका अबंडेंट नीड होता है. मदर से बहुत स्मॉल स्टोर मिलता है, और मिल्क पे, ज़्यादातर बेबीज़ मिल्क पे डिपेंडेंट होते हैं फर्स्ट फ्यू ईयर्स, तो उनको कोई सोर्स नहीं होता है. तो जैसे ये बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो मैटरनल सोर्सेज भी डिप्लीट हो जाते हैं, या अगर बेबी को लूज़ मोशंस हो गए और वो डिप्लीट हो गया तो उस ना केवल वो रेटिना को इफेक्ट करता है, वो कॉर्निया मेल्टिंग और विजन और आंखें सफ़ेद हो जाने को भी लीड कर सकता है. तो इनिशियल बच्चे की अच्छी हाइजीन, हेल्थ, और कोई भी ऐसे डायरिया वगैरह हुआ तो उसको सप्लीमेंटेशन पेडिट्रिशियंस करते हैं. और जैसे बच्चा बड़ा होता है, अगर उसको इस तरह की लाल, पीली और हरी सब्जियां अबंडेंट मिलती रहें तो आई के डेवलपमेंट को ये असिस्ट करता है. डे नाइट विजन भी असिस्ट करता है, और आई के डेवलपमेंट और इवन हाई नंबर्स वगैरह भी आने से प्रिवेंट करता है. अच्छा, जैसे जिन बच्चों को हाई मायोपिया है या जिनका नंबर बहुत फास्ट डिटोरिएट कर रहा है, आपने उन्हें आउटडोर प्ले भी कराना सिखा दिया, तो क्या कुछ ऐसे लेंस या कॉन्टेक्ट लेंस आते हैं जिससे उनका जो नंबर डिटोरिएट होना थोड़ा लॉन्ग हो सकता है कुछ? So research in this field has advanced to a very good level. Now we even have eye drops for that. रात को 1 ड्रॉप डलती रहे अगर वो, तो उससे भी नंबर रुक जाता है. तो ये प्रोग्रेसिव मायोपिया कहते हैं, जिसके बारे में सर आप बात कर रहे हैं, कि एक लिमिट के बियॉन्ड नंबर जंप कर रहा है एट एवरी आई चेकअप. एंड मैं भी कहना चाहूँगी कि दैट इसको पिकअप करने के लिए हमें मायोपिया के बच्चे को एवरी 4 मंथ्स में चेक करना होता है, क्योंकि बच्चे इस समय उनके ग्रोथ हार्मोन्स बहुत हाई लेवल पे होते हैं, वो हाइट गेन कर रहे होते हैं,
अब बच्चे एकेडमिकली भी बहुत काफ़ी आवर्स रीडिंग में स्पेंड कर रहे हैं। सो सिंपल एक एट्रोपिन, डाइल्यूटेड एट्रोपिन आई ड्रॉप्स होती हैं जो कमर्शियली अवेलेबल हैं, वो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं अगर आपका मायोपिया प्रोग्रेस कर रहा है। एंड देयर आर मायोपिक ग्लासेस जो बड़ी हाई टेक्नोलॉजी और रिसर्च बेस्ड साइंस है, इसमें आपका प्रोग्रेस पेरिफेरल विजन स्टिमुलेट करके दे रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ मायोपिया। Excellent level of companies now even give you guarantees कि अगर आपका नंबर बढ़ गया they will change it at the same cost. So that is the level of research behind it. And as you said there are जहाँ स्पेशलिटी वाली बात आती है तो there are certain kind of contact lenses also and surgeries also. गुड। अच्छा, कोई ऐसी एक्सरसाइज है जिससे चश्मा उतारा जा सकता है? देखिए, जैसे किसी का कद कम नहीं किया जा सकता, आंखों की लंबाई को भी चेंज नहीं किया जा सकता। मायोपिया जितना बढ़ जाएगा उसको हटाया सिर्फ तभी जाया जा सकता है जब वो नंबर पूरा अपने पीक लेवल को रीच कर चुका है, जो 18 साल के बाद होता है। तो उसमें रिफ्रैक्टिव सर्जरीज की अब कोई लिमिट नहीं है। अब 13, 15, 18 कितनी पावर भी हम हटा रहे हैं, बट द मेन क्रक्स हमारी आज की बातचीत का क्रक्स ये है कि इसको कैसे कंटेन करा जाए। जब बच्चा बढ़ रहा होता है 3 से 14 साल की उम्र में, तब इसको किस एक लिमिट में रखा जाए कि रिफ्रैक्टिव सर्जरी होते हुए भी हम अपना टिश्यू सेव करके रखें, अपनी आँख की इंटीग्रिटी, उसके रेटिना की स्ट्रेंथ को बचा के रखें। और फिर आपके पास रिफ्रैक्टिव करेक्शन के बहुत ऑप्शंस होंगे, वो आपके लिए सेफ़र होंगे। तो हमें इस मायोपिया की जैसी जो अब एपिडेमिक रूप ले रहा है उसको कंटेन करना है हर बच्चे में, क्योंकि दैट में लीड टू, अगर वो एक हद के बाहर चला जाए तो आगे जाके उसको और बीमारियां जैसे रेटिनल डिटैचमेंट और CNVMs डीजेनरेशन जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं, और खराब बीमारी हो सकती है। डॉक्टर गोपाल, आपने बहुत अच्छा बच्चों के बारे में आज बताया। अब एक लास्ट में एक सवाल ये है कि अगर आज से ये पेरेंट्स जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो अपने बच्चे की आंख को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो आज से उन्हें क्या कर देना शुरू कर देना चाहिए? एक टिप दे दीजिए बस। सो ये सारे एस्पेक्ट्स जो हमारे बात हुए, ऑक्यूलर हाइजीन, आँख को छूना मलना अवॉइड करें जिससे बार बार अंजनियारी और ऐसे इन्फेक्शंस या एस्टिग्मेटिज्म जैसी बीमारियां ना आएँ। अच्छा खान पीन, जैसे सिर्फ जंक फूड की जगह अगर वो हरी पीली लाल सब्जियां अपने प्रोटीन इंटेक के अलावा ज़रूर करें नियमित तौर से। एक बैलेंस डाइट लें तो उनको वो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो आई के डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक दूरी से देखें स्क्रीन अगर देख रहे हैं, और लिमिटेड टाइम के लिए देखें जहाँ पर रिक्वायरमेंट है। स्कूल करिकुलम में बाहर ज़रूर कुछ समय खेलने जाएं, 1 घंटे का आउटडोर एक्टिविटी ज़रूर हर बच्चे की लाइफ में होना चाहिए। एंड कोई भी ऐसे लक्षण मिलें जैसे भैंगापन होना, आंखें गुलाबी गुलाबी रहना, बच्चे का आँख मलना या कोई सफ़ेदी या कोई दाग दिखना, तो उसको तुरंत अटेंशन पे करना, अपने आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं। और पर्टिकुलरली प्रीमेच्योर बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है, अगर उनको जीवन भर देखना है, उनको एक प्रिवेंटिव ROP स्क्रीनिंग 30 दिन के अंदर मिलना बहुत अनिवार्य है, वरना ये उनका जीवन पूरा अंधत्व में जा सकता है। और हमारे पास अब हर तरह के सोर्सेज हैं कि हम उसे बचा सकते हैं। एक सवाल और मेरे दिमाग में आया, अभी मुझे लग रहा है आपसे ज़रूर पूछना चाहिए मुझे, कि ब्लू ग्लासेस का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्या ये वाकई इफेक्टिव है मोबाइल का रेडिएशन रोकने के लिए या मोबाइल की लाइट रोकने के लिए? क्लेवर मार्केटिंग है? क्योंकि अब सब ब्लू ग्लासेस की बात करने लगे। अभी हमारा सारा ज़्यादातर समय इवन एडल्ट्स का स्क्रीन पे ही है, हमारा वर्क भी स्क्रीन पे है, हमारा लेजर भी स्क्रीन पे है। तो स्क्रीन एक्सपोजर एक्सेसिव हो चुका है, और ये किरणें हमारे आँख में आगे क्या करेंगी हमें नहीं पता। वो आगे मैक्युलर डिजेनरेशन करेंगी, आज शायद सिर्फ आई स्ट्रेन कर रही होंगी, हमारी आंखों को थकान दे रही होंगी, बट आगे जाके हमारे मैक्युलर डिजेनरेट होके हमारा सेंट्रल विजन लॉस भी हो सकता है। सो इट्स प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मैं कहूँगी कि ऐसी अगर टेक्नोलॉजी है तो उसको यूज़ करना डेफिनेटली बेनिफिशियल हो सकता है, अपार्ट फ्रॉम लिमिटिंग स्क्रीन टाइम एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू डॉक्टर गोपाल। थैंक यू सर।